नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है निकाय चुनाव। लेकिन हम बात करेंगे इन छोटे चुनाव में बड़े बड़ों की एंट्री की। जी हां, कहने को प्रदेश की 16 नगर निगम में चुनाव है, लेकिन इन चुनाव में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। ओवैसी भोपाल में प्रचार कर रहे हैं और केजरीवाल 2 जुलाई को दस्तक देंगे। तो बीजेपी ने उनकी काट के लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को न्योता भेज दिया है। योगी भी 2 जुलाई को MP में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन ओवैसी और आप ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की क्षमता है। ओवैसी कट्टर मुस्लिम वोट की फसल काटकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप सरकार से नाराज वोटों को अपने पाले में लाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे इन दोनों दलों के चुनाव में उतरने से सेकुलर और मुस्लिम वोटों में सेंध लगने से कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। शायद यही वजह है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ओवैसी पर हमलावर हैं। कह रहे हैं ओवैसी RSS की तरह बोलते हैं, उनकी भाषा बीजेपी जैसी है, तो कांग्रेस उन्हें बीजेपी की B टीम बता रही है। इधर ओवैसी की एंट्री का गृह मंत्री स्वागत कर रहे हैं, साथ ही तंज कस रहे हैं कि वे कौम को जबरदस्ती दंगाई बनाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि इन दिग्गजों की एंट्री से निकाय चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा, और क्या निकाय चुनाव से ये दोनों दल 2023 की जमीन तैयार करना चाहते हैं? तो इन चुनावों में ओवैसी, योगी, केजरी की मौजूदगी क्या गुल खिलाएगी, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। उनके आने से जहां कांग्रेस चिंतित है, तो वही भाजपा आनंदित है। सेकुलर वोट ओवैसी को मिलेगा नहीं, हिंदू वोट से उन्हें मतलब नहीं, लेकिन उग्र और कट्टर मुसलमानों के वोट उन्हें मिलते हैं, इसलिए कांग्रेस को चिंता है। ओवैसी के आने से कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही बेचैनी है। अभी तक मध्य प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस का एकाधिकार था। अब इस वोट बैंक में भी विभाजन होने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने ओवैसी की एंट्री के प्रभाव को खारिज कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ओवैसी संघ की तरह बोलते हैं। वहीं KK मिश्रा ने कहा कि ओवैसी भाजपा की मदद करने आए हैं। जहां जहां इलेक्शन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कैसेट उनके गले में लग जाती है और वो अपने मुखारबिन से वही शब्द बोलते हैं जो नड्डा साहब प्रधानमंत्री जी के होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब से कि यहां वे भाजपा की मदद करने उसी तर्ज पर आए हैं जैसे उन्होंने हैदराबाद में भाजपा की मदद की। उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें समझ गए, वहां उन्हें मौका नहीं मिला। बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खर्च पर मदद की। वे जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वहां सिर्फ 9 सीटों के अलावा 10वीं सीट क्यों नहीं लड़ाते? भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी की मौजूदगी से फायदा ही फायदा है। भाजपा के वोट बैंक को ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कांग्रेस के मत विभाजन से भाजपा को कुछ फायदा जरूर मिल सकता है। नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी का मध्य प्रदेश की राजनीति में स्वागत किया, साथ ही ये चेतावनी भी दी कि ओवैसी प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश न करे। जहाँ तक ओवैसी जी का सवाल है, हम दंगे की दृष्टि से देखते हैं, हम आतंकवाद को आतंकवाद की दृष्टि देखते हैं, और वो इसमें धर्म देखते हैं। वो उन्हें मुसलमान कह के जबरदस्ती दंगाई बनाने की कोशिश करते हैं कौम को, जो गलत है। ओवैसी जी जो इस तरह का राजनीति में धर्म के आधार पर करना चाहते हैं, मैं अच्छा नहीं मानता। कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा सके। कांग्रेस भले ही ओवैसी की मौजूदगी को खारिज करे, लेकिन भीतर ही भीतर कांग्रेस भी ओवैसी की मौजूदगी से घबराई हुई है। इसी कारण कांग्रेस ने आरिफ मसूद जैसे नेताओं को सक्रिय किया है। कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक में विभाजन न हो। उधर भाजपा के लिए ओवैसी का आना सोने में सुहागा के बराबर है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मत विभाजन से भाजपा की ताकत बढ़ सकती है। ओवैसी की सभाओं में भीड़ तो बहुत जुट रही है, लेकिन देखना यह है कि ये भीड़ वोट में तब्दील होता भी है या नहीं। ओवैसी ने कुछ निकायों में अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं, इसलिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। यदि AIMIM को सफलता मिली तो 2023 में भी ओवैसी
कांग्रेस के लिए सिरदर्द पैदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ओवैसी और आपकी एंट्री से क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है बीजेपी नेता, धर्मेंद्र शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मिनाज आलम सह मीडिया प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, और काजी सैयद अनस अली AIMIM नेता हैं। तो आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत धर्मेंद्र शर्मा जी से करते हैं। शर्मा जी, नुकसान भारी आपको ही होने वाला है। आम आदमी पार्टी आपकी नैया डुबो के आई दिल्ली से, पंजाब में गई तो कांग्रेस का सफाया हो गया। अब मध्य प्रदेश में निकाय के जरिए दस्तक दे रही है, ज़मीन तलाश कर रही है, या ये कह सकते हैं ज़मीन तैयार कर रही है। क्योंकि आपको नुकसान ज़्यादा इसलिए देखा जा रहा है कि सेकुलर वोट बैंक आपका रहता है, जिस पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती है, और बीजेपी को भी हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे एंटी इनकम्बेंसी का। लेकिन पहला नुकसान तो ओवैसी के आने से आपको ही है। मुस्लिम वोट बैंक पर एकाधिकार है आपका मध्य प्रदेश में, वो ओवैसी ले जाएंगे और आम आदमी पार्टी आपके सेकुलर वोटों में सेंध लगा देगी। मतलब खतरे की घंटी है 2023 की निकाय चुनाव के जरिए। मुझे सर खतरे की घंटी है भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं। इससे समझ में आता है कि अब भाजपा ने अपने सारे बल्लेबाज मैदान में उतारने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया 2023 में इनका बोरिया बिस्तर बांध कर इनको विदा करने का। क्योंकि 2018 में तो जनता ने अपना जनमत दे ही दिया था इनको यहाँ से विदा करने का। अब आप देखिए, अगर के मिश्रा जी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये नड्डा है, तो ये हकीकत है। चूंकि आपको पता होगा इस समय देश में क्या माहौल है, जिसके पीछे असलम अंसारी खान या कुछ भी लगा हो और वो कुछ भी बोले, और इस समय वो सरेआम आजाद घूमे और आंदोलन करे, सभाएं ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने कितना जहर उगला था अपनी गंदी जुबान से, और आज वही भाजपा ही उनको अपने कंधों पर बिठाकर पूरे देश में जहां जहां उनको जरूरत पड़ती है भाजपाइयों के गोद में बैठकर वो अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। एक तरफ उनका भाई अपनी जुबान से जहर उगल रहा है, इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आप दिल्ली से लेके पंजाब तक यही राग अलपते रहे, लेकिन नुकसान तो आपको हुआ है। आपके वोट बैंक में सेंध लगेगी, मान लीजिए इस बात की। ब्रजेश सर, आप ये मानकर चलिए, इस देश की जनता बहुत ही समझदार है। हमारे गांव में एक देहाती कहावत है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब देश जान चुका है ओवैसी जैसे भाजपा के जो लाड़ले खिलौने हैं, इनका खेल खत्म हो चुका है। जनता अब इनसे जवाब मांग रही है। लेकिन कल जबलपुर में ओवैसी ने क्या बोला था, धर्मेंद्र जी आपको बता देता हूं मैं, उन्होंने कहा था कांग्रेस में दम नहीं बची है, अब कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। जितनी जल्दी कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश से, लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा है, ये शब्द थे। तो वो सीधे आप पर ही हमला कर रहे हैं। अरे सुनो तो, नगरीय निकाय चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बोल नहीं पा रहे हैं। प्रदेश की जनता पूछ रही है क्या हुआ महंगाई को लेकर, आपका जो वादा था क्या हुआ? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का मोदी जी ने बोला था। आज रोजगार को लेकर युवा सड़कों पर है, और महिलाएं किचन के बर्तन लेकर सड़कों पर है कि बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई ने हमारी किचन में आग लगा रखी है। धैर्यवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जवाब ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी, बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए आपने अपनी बी टीम को उतार दिया, ओवैसी को मैदान में ले आए। मुझे ओबीसी में हमारी कोई रुचि नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। वे मोहम्मद अली जिन्ना के नए संस्करण हैं, न्यू एडिशन है। राजनीति में वो जहर के सौदागर हैं। जिस प्रकार की जहरीली भाषा का प्रयोग वो करते हैं, जैसे समाज बांटने का प्रयास वो करते हैं, मुझे लग रहा है कि उनका तौर तरीका जो राजनीति में है वो बहुत निंदनीय है और कतई स्वीकार्य नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये भी कमजोरी भांप रहे हैं। या तो जिस तबके को वो उद्वेलित करते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को हो सकता है यही भाषा पसंद आती हो, यही कट्टरवाद, यही जहरीली बातें उनको पसंद आती हो, इसलिए वो उनके बीच में जाकर के उसी जहर की खेती करना चाहते हैं। लंबे समय से वो देश के लेकिन शर्मा जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो आरएसएस
की भाषा बोलते हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी तो दुनिया से निराले हैं, वो जो बोल सकते हैं वो तो कोई बोल ही नहीं सकता। सारी जनता जानती है कि संघ की सोच देश को जोड़ने की है, देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने की है। हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं भारत को, और ये सब लोग कट्टरवाद की आग में देश को जलाना चाहते हैं। इसलिए हमारा और उनका तो कतई वैचारिक मेल कभी हो ही नहीं सकता। हम ऐसे लोगों को तो कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। हाँ, दिग्विजय सिंह जी जरूर चाहते हैं कि उनके नाम से कुछ कोई स्पेस मिले टेलीविजन पर, तो वो जरूर उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, हमारे साथ अनस अली भी जुड़े हैं ओबीसी से। अली साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। कांग्रेस कह रही है कि आप भाजपा की बी टीम है, आप ही बता दीजिए किसकी बी टीम है। और नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आप आतंकवाद को धर्म के नजरिए से देखते हैं और मध्य प्रदेश की शांति खराब नहीं करने देंगे आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जवाब दे दूं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम तो कभी मुसलमानों ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी नहीं किया। हम संविधान को मानते हैं और इस संविधान के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में को आज़ाद कराया और इस मुल्क के लिए अपनी जानें गंवाई। ये इतिहास बताता है और तारीख इस बात को बताती है। अब रहा मसला कि कांग्रेस का, कि कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो आप खुद ये बताइए मुझे कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जब कांग्रेस ने यहाँ सत्ता हासिल कर ली थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो फिर किसके विधायक कहाँ गए ये तो सभी को मालूम है। वो कांग्रेसी विधायक थे जो यहाँ से टूट के चले गए। इन कांग्रेसियों ने 90% माइनॉरिटीज के वोट तो मांगे, मगर 9% भी माइनॉरिटीज पे काम नहीं किया। 90 और 9 का मैं आंकड़ा बताता हूँ आपको कि 9% भी माइनॉरिटीज की आवाज नहीं उठाई। हमेशा माइनॉरिटी के कोई भी मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, उनके स्वास्थ्य का मसला हो, कुछ भी मसला हो, हर मसले के अंदर माइनॉरिटी को पीछे ढकेलने का काम आज तक कांग्रेस करती आ रही है। अब ये वो कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि अब इनके कांग्रेसियों के बस की तो है नहीं कि ये सियासत करें और आवाम को जितना बेवकूफ बना सकते थे उनको उन्होंने इतना बेवकूफ बना लिया। अब इनके काम में कमी है तो अब ये हमें दोष दे रहे हैं कि ये आ गए साहब तो बीजेपी की बी टीम है और हमारे वोट काटेंगे। अरे वोट काटने वाली तो ये कांग्रेस है। वोट कटुआ अगर कोई पार्टी है तो ये कांग्रेस है कि हम माइनॉरिटीज के वोट तो ले लेती है मगर वोट के बाद में कभी माइनॉरिटीज को पलट के नहीं देखती। इन्होंने अभी रमजान के अंदर आपने तो अली साहब, आपको नहीं लगता है कि यदि आप जितनी कट्टरपंथ की बात करते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता है, कांग्रेस को नुकसान होता है? नहीं। और कांग्रेस कह रही है कि आप कैसेट टेप रिकॉर्ड आप हैं और कैसेट बीजेपी की फंसी रहती है उसमें। जो मुहिम है हमने छेड़ी है वो माइनॉरिटी के फायदे की बात है। हमें ना कांग्रेस को फायदा पहुंचाना है ना बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। हमारी जात से किसी को फायदा, हम तो पूरी दुनिया के अंदर आए हैं खैर का काम फायदा पहुंचाने के लिए, हम तो सभी को फायदा पहुंचाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नसबुल ऐन है, जो मकसद है वो ये है कि मजलूमों को फायदा पहुंचे, माइनॉरिटीज को फायदा पहुंचे, दलितों को फायदा पहुंचे, ये हमारा मकसद है। ठीक है, मकसद तो दलितों को, गरीबों को, माइनॉरिटी को पहुंचे, लेकिन आपने 90% वोट लिए थे धर्मेंद्र जी और 9% भी माइनॉरिटी के लिए काम नहीं किया। शायद यही वजह है कि उनको मौका मिल गया और अब सेंध आपके ही वोट बैंक में लगा रहे हैं। जवाब दीजिए, फिर मैं आलम साहब भी इंतजार कर रहे हैं। आपने इनके जवाब से समझ लिया होगा, इन्होंने जो जवाब दिया उसमें 15 माह की सरकार कांग्रेस की उस पर तो बोले, पर 17-18 साल की भाजपा की सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके आका ने इनको कैसेट भरकर दी है कि ये कैसेट ले जाओ और इसी को बजाना है, क्योंकि अमित शाह बैठे हुए ऊपर, वो भी नटबोल्ट टाइट कर देंगे, इसलिए उतना ही बोलना है जितना आ गया है। ये शुद्ध प्रायोजित भाजपाई प्रोमोटेड ये संगठन है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए, एक तरफ तो भाजपा का बुलडोजर चल रहा है, जो भी देश में नफरती बातें करते हैं या कहीं भी खान अली अंसारी दिख जाता है उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भाई सरेआम कांग्रेस भी तो आवाज नहीं उठाती उत्तर प्रदेश में, ओवैसी तो आवाज उठा रहे हैं। इस देश की अखंडता को चैलेंज कर रहा है, किसकी दम पर कर रहा है? फिर लौटूंगा आपके पास, चर्चा में निहाज आलम को भी शामिल कर लेते हैं।
वो भी तीसरी शक्ति नहीं, के रूप बहुत- में दस्तक दे रहे हैं। बहुत और शुक्रिया केजरीवाल आ ब्रिजेश जी, रहे हैं आपने 2 मेरी तारीख तरफ को। ध्यान- क्या इस बार लग जी, रहा है जी, कि जी। जमीन यहां भी मजबूत करेंगे और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे या बीजेपी के में भी? क्योंकि आपने दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता छीनी, पंजाब में कांग्रेस से छीनी, यहां भी ऐसा ही मकसद है, कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते हैं। हाँ ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गहमा गहमे के बीच आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है, और कौन जनता का हितैषी है, कौन किसका समर्थक है। दरअसल ब्रिजेश जी, इन सब बहसों में जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो हमेशा से दब जाते हैं। मैं आम आदमी पार्टी का एक जिम्मेदार साथी होने के नाते और जनता की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे शर्मा जी लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, ताकि जनता सवाल की तो भी पूछ बात लीजिए, पहुंच जाए। लेकिन जो सवाल किया उसका तो जी। जवाब दीजिए आलम साहब। क्या टेस्ट जी, कर रहे जी, हैं जी, निकाय हम- चुनाव के माध्यम से कि कहीं 2023 में कुछ संभावना मध्य प्रदेश में है या नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है, आप भी ताकत लगा रहे जी। हैं और ओवैसी भी लगा रहे हैं। जी जी, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सारी पार्टियों को हक है, देश की जमहूरियत में और संविधान में सबको हक है, सबको लड़ना चाहिए, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए और जनतंत्र की मालिक जनता की जो मुद्दे हैं उसके ऊपर लड़ना चाहिए, बिल्कुल। ना कि जात पात धर्म ऊंच नीच की बात पे लड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में आपने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई, पंजाब में आपने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई। इसमें हो सकता है कि उनका दुर्भाग्य हो कि वो जनता के बीच में अपनी बात नहीं पहुंचा पाए और जनता के जो मूलभूत मुद्दे थे उसके ऊपर काम नहीं कर पाए। हम तो पूरे देश में लड़ेंगे ब्रिजेश जी, और लगातार हमारी तैयारी है। अभी गुजरात में आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमारे 28 नौजवान लड़के जीत के आए हैं। और अभी मध्य प्रदेश में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि नरसिंहपुर, बैतूल और आपका छतरपुर, विदिशा, यहाँ पे जितने भी हमारे समर्थित प्रत्याशी थे वो जीत कर आए हैं और अच्छे बहुमत से जीत के आए। और आज छतरपुर में हमारा जो कैंडिडेट थे, हमारे समर्थित कैंडिडेट थे, वो 15,000 वोटों से सरपंची चुनाव जीत के आए। तो ये तो आगाज है, और इसके बाद 2023 हो, 2024 हो, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लेकिन से आलम साहब, हम मध्य देख रहे हैं प्रदेश कि में- ग्वालियर हो चाहे अन्य शहरों में हो, जितने भी कांग्रेस जी। के बागी थे वो आपके उम्मीदवार हैं, तो सीधा टारगेट नहीं, ऐसा कांग्रेस नहीं ही है। है। नहीं, अब देखिए जो आ रहा है हमारी तरफ, हमारी विचारधाराओं से प्रभावित आलम होकर। जी से एक क्वेश्चन कर सकता हूं क्या? जी जी बिल्कुल करिएगा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जो जनता के मुद्दों पर सिर्फ काम करने वाली हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है, जो जनता की आवाज है, आम आदमी है, आम लोगों के मुद्दे की बात करती है। हमारी लेकिन आप इतने छांट जो छांट के corruption- लाते हैं अच्छे लोगों को, फिर आपके महापौर जी। तक क्यों गायब हो जाते हैं चुनाव मैदान मैं से? बता रहा हूँ, महापौर भोपाल में बिल्कुल निश्चित रूप से मीडिया में बड़ी इस बात की बड़ी गहमा गहमी है, बहुत बड़ी चर्चा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो महापौर प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं मध्य प्रदेश में, और जो वर्तमान मंत्री है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मीडिया में तो खैर अंदर इस बात की चर्चा भी है और उनका नाम उजागर भी है। जिस प्रकार से दबाव बनाने का काम किया है हमारी महापौर प्रत्याशी के ऊपर, और उनका फॉर्म दबाव बनाकर उनके घर पहुंचकर और उनको तरह तरह की धमकी देकर उनको लेकिन बताने का आरोप काम तो ऐसे किया है। लग ये रहे थे कि लोकतंत्र की- कांग्रेस ने बिठा दिया क्योंकि कांग्रेस को नुकसान हो रहा था, उनकी नेता थी वो पहले। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी, उनका पुराना जो इतिहास रहा था वो भारतीय ठीक है। जनता पार्टी से वो और उनका परिवार जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं। तो इस ठीक बात है। की पुष्टि हो गई, हमारे पास एविडेंस भी है। इसका और जवाब वो शर्मा जी आने से पे ले हम लेंगे देंगे। कि और आप इस- दबाव इस- बनाकर इस आम पे आदमी हम पार्टी के प्रत्याशियों को बिठा रहे हैं। लेकिन इससे पहले शर्मा जी, जी, धर्मेंद्र जी, मैं राज्य आपसे निर्वाचन सवाल आयोग करना भी कहते चाहूंगा हैं। कि आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, जो कि मिनहाज आलम भी कह रहे हैं, शायद यही वजह है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी तरफ जा रहा है। मैं आलम साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, इनके माध्यम से केजरीवाल जी तक जरूर जानी चाहिए। ये वो लोकपाल बिल का क्या हुआ जिसको लेकर अन्ना का आंदोलन और आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई? उसको लेकर कभी आम आदमी पार्टी धरना या आंदोलन करेगी, या लोकपाल बिल के बहाने सत्ता हासिल कर ली और अन्ना अब रानीगढ़ में बैठे हैं, तो क्या दिल्ली में RSS की लोकपाल घंटी ले बजा रहे आएंगे? हैं? वो तो छोटे केंद्र भाई से के नाम आएगी पे। ना। शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। वो आलम साहब लोकपाल 30 को सेकंड में लेकर जवाब कभी दीजिए।
शर्मा जी के पास जा रहा हूं, समय नहीं है। जी जी जी, ये बिल्कुल सही। आलम साहब, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन शर्मा जी आपने ये जवाब नहीं दिया कि आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाते लोगों तक, शायद इसी वजह से आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया। नहीं, नेटवर्क नहीं गया, किसी का फोन आ गया था। जी बोलिए। जी जी, नहीं, ठीक है, धैर्यवर्धन जी जुड़े हमारे साथ। हाँ, जुड़ा हुआ हूँ सर। धैर्यवर्धन जी, खुश तो बहुत होंगे आप आम आदमी पार्टी ओबीसी के आने से। दोनों हमलावर कांग्रेस पर भी हैं, आप पर निशाना साधने से ही बच रहे हैं। तो हो सकता है वो आपकी बी टीम भले ही ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप डरा धमकाकर आम आदमी पार्टी के लोगों को बिठा रहे हैं ताकि आपको फायदा पहुंच जाए। तो मतलब नुकसान आपको आम आदमी पार्टी से हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप गिद्ध की तरह है। आपने देखा होगा कि यदि कोई जानवर मरने के कगार पर भी पहुंच जाता तो गिद्ध आसपास मंडराने लगता है। जिस राज्य में कांग्रेस के बारे में आम आदमी पार्टी को ये जानकारी मिलती है कि यहाँ कांग्रेस मरणासन है, कांग्रेस खत्म होने जा रही है, कांग्रेस लगभग मृतप्राय है, वहाँ आम आदमी पार्टी ताकत लगाती है और उस खाली स्पेस को भरने का प्रयास करती है। और आपको देखा भी होगा कि आम आदमी पार्टी को वास्तव में वही जगह मिली है जहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीचों मत बोलिए साहब, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना। धर्मेंद्र जी, बात आ जाने दीजिए पूरी। लेकिन क्या वजह है कि आपको भी योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ा? 2 तारीख को वो भी आ रहे हैं धैर्यवर्धन जी, तो कहीं ना कहीं डर तो है, या ओबीसी के कारण एचएम मामला करना चाहते हैं आप? हिंदू मुस्लिम होकर ज्यादा फायदा पहुंच जाएगा, क्योंकि 16 नगर में आपका कब्जा है, नुकसान होने का डर आपको ज्यादा है। मोदी जी द्वारा बोला गया झूठ इस देश में उजागर हो चुका है। धर्मेंद्र जी बात आ जाने दीजिए। धर्मेंद्र जी, धैर्यवर्धन जी की बात आ जाने दीजिए। कहाँ चला गया वो? धर्मेंद्र जी आने वाला था। अरे धर्मेंद्र जी, सर आपने और हमारे धर्मेंद्र जी जवाब पर्याप्त समय दिया मैंने। धैर्यवर्धन जी के पास तो सबसे बाद में गया, जवाब तो आ जाने दीजिए जो सवाल उनसे किया। बोलिए शर्मा जी। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम समाज के हर तबके की आर्थिक तरक्की चाहते हैं, हम समाज के हर तबके को बराबरी पर खड़ा करना चाहते हैं। हम समाज के हर तबके को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, वो बराबर के साथ देश की तरक्की में योगदान दे। भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ उसी एजेंडे पर काम करती है। हम सबके कंधे पर कंधे को से कंधा मिलाकर के काम करते हैं, पर किसी को सिर पर नहीं बिठालते। हम तुष्टीकरण के समर्थक नहीं है, पर किसी के विरोधी भी नहीं है। ये ठीक है शर्मा जी, ये तो बता दीजिए कि योगी जी को क्यों बुलाना पड़ा नगरीय निकाय चुनाव में? वो भी आ रहे हैं 2 तारीख को, क्या ओबीसी और आम आदमी के कारण? देखिए, योगी जी हों, शिवराज जी हों, देश के तमाम राज्यों में हमारे अनेक मुख्यमंत्री हैं जो बेहद लोकप्रिय हैं। ये हमारी आन बान शान है। वो एक दूसरे के राज्य में जाते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं, कोई रोक तो है नहीं। और चुनाव एक अवसर होता है, कार्यकर्ताओं की मंशा होती है कि दूसरे राज्य के भी नेताओं को सबको अवसर मिलना चाहिए। वाकई में आपने सही कहा कि एक चुनाव एक अवसर होता है, तो बाकी के राजनीतिक दलों ने भी यदि इस अवसर को भुनाने की कोशिश की है तो उनको भी इसका हक बनता है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओबीसी हो या आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल, सबको लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। और यदि वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो हलचल तो है, लेकिन कितना असरकारक होंगे ये देखने की बात होगी। ओबीसी किसके वोट बैंक में सेंध लगाते हैं और आम आदमी पार्टी कितनी करामात दिखा पाती। क्या वो चंडीगढ़ की तरह, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी खाता खोल पाएगी, कुछ निकायों पर कब्जा कर पाएगी? ये सवाल अभी सवाल ही है, लेकिन निकाय चुनाव के परिणाम जरूर इसके उत्तर देंगे कि किसमें कितना दम है। फिलहाल तो ओबीसी किसकी मददगार है, ये फिलहाल सवाल ही रहेगा और इस सवाल का जवाब हम जानने के लिए इंतजार करेंगे। फिलहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।